सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत में से 5वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ एक छोटी सी कहानी है, काफ़ी रोचक कहानी है, मिठाई वाला। क्या है इस कहानी में, क्या वो मिठाई वाला करता है, कैसा व्यक्ति है, वो इस कहानी में आप जब पढ़ेंगे आपको जानने को मिलेगा। पहले, अब तो खैर फेरी वाले उतने नहीं आते, पहले छोटे छोटे खिलौने से लेकर मिठाई और खिलौने लेके फेरी वाले ही आया करते थे। अब ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने गांव में क्या देख लेते हैं, कोई कपड़े वाला या सब्ज़ी वाला ही आता है। लेकिन पहले सभी चीज़ें लेके महिलाएं, औरतें और लोग बड़े बड़े शहरों में या कस्बों में इतनी दुकानें नहीं थी कि सभी शहर जाया करें। उनके लिए गांव में ही सब्ज़ी वाले, फेरी वाले कपड़े या खिलौने, मिठाई वगैरह बेचने के लिए आते थे। आइए पढ़ते हैं क्या है इस कहानी में। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। एक व्यक्ति है जो खुद को खिलौने वाला बताता है और वो आया है। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से कहता। मादक मधुर ढंग का मतलब होता है कि बहुत ही सुरीली और मीठी आवाज़ में, और कि सुनने वाले को एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। वो जब ऐसे इतनी मादक आवाज़ में बोलता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, तो उसकी आवाज़ को सुनकर ही बच्चे दौड़े चले आते थे। आगे वो कहता है कि छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चिकों को उठाकर छज्जों के नीचे झाँकने लगती। चिक का मतलब होता है पर्दा होता है, पर्दा होता है, उसको हटा के, और आपने देखा भी होगा कुछ घरों में अभी भी चिक लगी हुई होती हैं। वो पर्दे होते हैं बांस से बने हुए, और उनको लगा के और पर्दे बनाए जाते हैं भारी, ताकि, क्योंकि हल्के पर्दे जो हम अपनी खिड़कियों दरवाज़ों पर लगाते हैं वो रुकते नहीं हैं, हवा के झोंके से वो उड़ जाते हैं। चिक होती हैं उन जगह पे जैसे खुले में कोई घर का कोई हिस्सा खुले में हो, जैसे टिन वगैरह डाल रखी हो तो उसके आगे चिक लगा लेते हैं ताकि धूल मिट्टी ना आए, धूप ना आए। इसी तरह के उनसे महिलाएं क्या हैं, युवतियां क्या हैं, उनको उठा उठा के देखती कि कौन आया है। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता, और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौनों की पेटी खोल देता। जब बच्चे उसके चारों तरफ झुंड बनाकर आ जाते तो वो क्या करता, उसको अपने जो पेटी लेकर आया होता है खिलौनों की, उसको खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते, खुश हो जाते, मतलब वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। पूछते, इचका दाम क्या है, और इचका, जैसे बच्चे अपनी तोतली आवाज़ में पूछते हैं, इस तरह से बच्चे उनको पूछते हैं कि ये खिलौना कितने का है। और कभी वो क्या करता, उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा के अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलते कूदते, और फिर खिलौने वाला फिर उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता, और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता है। अब देखिए, विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। अब एक पात्र यहाँ पे दिया गया है, राय विजय बहादुर एक व्यक्ति हैं, उनके बच्चे एक दिन घर खिलौने लेकर आए। वो 2 बच्चे थे, उनके नाम थे चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोड़ा कैसा सुंदर है, यानी कि वो कहता है मेरा घोड़ा कितना सुंदर है, वो अपनी तोतली आवाज़ में बोलता। तो मुन्नू बोला, ऑल देखो मेला कैसा सुंदर है, वो भी कहता कि बहुत ही प्यारा है मेरा खिलौना। अब आगे देखते हैं क्या है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ का नाम था रोहिणी। कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल देखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है, कैसे दे गया है, यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक ज़रा सी बात ठहरी। रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भला क्यों पड़ती। अब देखिए अगला अंश, ये पिछले 6 महीने की बात, और अगले 6 महीने बाद क्या होता है।
6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया कि अब नगर में कोई मुरली वाला आ गया है। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक उस्ताद ही है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। तो लोग उसके बारे में क्या बातें कर रहे हैं कि मुरली वाला जो आया है वो गाता भी अच्छा है और मुरली बेचता भी है, और वो भी 2-2 पैसे की इतनी सस्ती मुरली देता है। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो होती होगी ना। एक व्यक्ति ने पूछ ही लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। तो दूसरे ने क्या जवाब दिया, क्या उत्तर मिला? उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंग का साफा बांधता है। तो ये उसके बारे में 2 व्यक्ति बातें कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि वो कैसा दिखता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या पहले खिलौने भी बेचा करता था? तो इस तरह की बातें वो आपस में करते हैं। अब वो उसके आकार प्रकार के बारे में बातें कर रहे हैं कि हाँ, वो वैसा ही था। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला, वो क्योंकि बहुत ही अच्छी मुरली बजाता था तो लोग उसके बारे में बातें भी करते हैं, और उसके शक्ल सूरत कैसी दिखती है उसके बारे में भी बातें करते हैं। अब रोहिणी ने भी मुरली वाले के स्वर को सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हुआ। उसे याद आ गया कि उसके मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। बोली, जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं। क्या पता यह फिर इधर ना आए या ना आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। बच्चों के बारे में वो बताती है और अपने पति को, विजय बाबू को कहती है कि बच्चों के लिए मुरली ले आओ। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? जिस तरह से एक दुकानदार या कोई बेचने वाला और ग्राहक बातें करते हैं, वो उसी तरह बातें करते हैं। किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया, और किसी की सोथनी, जिसे पजामा कहते हैं, वो ढीला होकर लटक गई है। इस तरह दौड़ते हाँफते बच्चे किस तरह भागे जा रहे हैं। इस तरह दौड़ते हाँफते बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोल उठे, अम्बी लेंगे मुरली, अम्बी लेंगे मुरली, मतलब कि हमें भी मुरली चाहिए। मुरली वाला हर्ष से गदगद हो उठा। बहुत खुश हो गया मुरली वाला बच्चों की आवाज़ सुनकर। बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन ज़रा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे, बेचने तो आए ही हैं, और भी हैं भी इस समय मेरे पास 1-2 नहीं, पूरी 57। हाँ बाबूजी। अब वो किससे बात करता है? विजय बाबू से बात करता है। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से हैं, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। जैसे आपने देखा भी होगा कि दुकान वाले क्या कहते हैं, जब भी हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो वो क्या कहते हैं कि वैसे तो 20 रुपये की बेच रहा हूँ, लेकिन आपको मैं 15 लगा देता हूँ, चलो। तो इस पर विजय बाबू अपना सोच के हंसने लग जाते हैं। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, मतलब कि जिस तरह कहते हैं ना, आश्चर्य में हो गया। बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ को क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे? लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी हैं। आप देखते ही हैं कि दुकान वाले इसी तरह से कहते हैं ना कि हमें तो बहुत, आपको तो बिल्कुल जो हमें रेट लगा है उसी के हिसाब से हम दे रहे हैं, जो दाम हमें हमारी लागत है उसी के हिसाब से दे रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पे ग्राहक की और मुरली वाले की या दुकानदार की बातचीत हो रही है। विजय बाबू अब क्या कहते हैं? बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 निकाल दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुँच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थीं।
बच्चे जो रंग पसंद करते हैं मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता है। ये बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही लो बाबू। राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस यही है। बच्चों को वो तरह तरह से कह कह के मुरली दे रहा है कि तुम्हारे लिए ये अच्छी है, तुम्हारे लिए ये अच्छी है। हाँ भाई, ये तुमको वही देंगे, ये लो, तुमको वैसी ना चाहिए। तो इस तरह से वो अलग अलग बच्चों को मुरली दे देकर, नारंगी रंग की, अच्छा वही लो, ले आए पैसे। तो वो इस तरह से बच्चों से सवाल करता है, पैसे ले आए, मुरली इस रंग की लोगे, उस रंग की लो, ये तुम्हारे लिए मैंने ये निकाल के रखी है, तुम अगर तुम्हें पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह से नहीं मांगे होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ, फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दो अन्नी है, देखो ने तो क्या हुआ, ये ले लो, पैसे वापस लो, ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। तो वो इस तरह से बच्चों से पैसे लेकर मुरली दे रहा है। जो नहीं भी लेके आता तो वो उसको भी दे रहा है। देखो मैंने एक तरकीब बताई, अच्छा अब बताओ, किसी को तो नहीं लेना है, सब ले चुके, तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है, अच्छा तुम भी ले लो, अच्छा तो मैं अब चलता हूँ। इस तरीके से मुरली वाला बच्चों को उनके साथ घुल मिल के उन्हें मुरलियाँ दे रहा है। अब मुरली वाला आगे चला जाता है। अब तीसरा फिर से जो दिया हुआ है आपको अंश, उसमें देखिए क्या होता है। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिर रहा है। पेट जो ना कराए सो थोड़ा, वो अपने मन में सोच रही है रोहिणी कि बेचारा कितना भला आदमी, कितने सस्ते में मुरलियाँ दे रहा है। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसके बच्चों के प्रति वह स्नेहासिक बातें याद आती रही। अब महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरलिया वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। काफ़ी दिन बीत गए और अब मुरली वाला नहीं आया, तो उसके बारे में सबने सोचना भी बंद कर दिया। अब अगले अंश में देखिए क्या होता है। 8 मास बाद, यानी कि 8 महीने बाद क्या होता है, सर्दियों के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर अजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। अजानुलंबित मतलब कि घुटनों से लंबे उसके बाल थे, उनको वो छत पे खड़ी होकर सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। अब देखिए कौन आया है, मिठाई वाला। आज 8 महीनों बाद मिठाई वाले का स्वर सुनाई दिया। तो क्योंकि वो सुना हुआ स्वर था, परिचित था, तो झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ज़रा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे आऊँ, कोई आता ना हो, ज़रा हटकर मैं भी चिक्की ओट में बैठी रहूँगी। देखिए पुराने समय में या कुछ क्षेत्रों में महिलाएं जो है वो चिक के पीछे से बात करती थी या पर्दे के पीछे से बात करती थी। अगर कोई बाहरी व्यक्ति आ जाता था तो उससे वो बातें नहीं करती थी ज़्यादा। तो इसलिए वो उनकी दादी को कहती हैं कि आप बुला लाओ उसको और मिठाई ले लेंगे। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुँह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवाय ये खांसी भी दूर करती हैं। कितनी दूँ? चपटी गोल पहलदार गोलियाँ हैं, पैसे की 16 देता हूँ। देखिए अब जिनको आप टॉफ़ीज़ कहते हैं, पहले उनको मिठाई या गोलियाँ ही बोलते थे और मीठी होती थी। तो अब टॉफ़ीज़ जिसको कहते हैं उस समय ये 16 ही मिलती थी, हमारे समय में भी मिलती थी। तो आप लोगों को बड़ा आश्चर्य होगा सुन के कि 1 पैसे की 16 कैसे मिलती है, तो ये उस समय मिलती थी। तो वो अपनी जो टॉफ़ीज़ या गोलियां लेकर आया है उनके बारे में बता रहा है कि वो कैसी कैसी हैं, खट्टी मीठी जायकेदार और बहुत देर तक टिकती हैं। जब उसने कहा कि 1 पैसे की 16 देता हूँ, तो दादी क्या कहती है, 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो देते हैं। मिठाई वाला क्या कहता है, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। यह अब
मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक न दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी। बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो। ये पैसे रहे। रोहिणी चिक के पीछे से पैसे देती है और कहती है 4 पैसे की ले लो। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। 2 4 की दे दो, तो 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं सही 20 ही दो। अरे हाँ मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझसे ज़्यादा करना भी नहीं आता। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से ज़रा सी मुस्कुराहट फूट निकली। अब रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। रोहिणी दादी से कहती है कि पूछो इसके बारे में। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा ही की थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया। क्या बताता है वो कहता है कि पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई और चीज़ लेकर? अब मिठाई वाले को हर्ष, संशय और विस्मय आदि भावों में डूब के बोला वो, कि थोड़ा सा खुश भी हुआ, थोड़ा सा मतलब जिसको कहते हैं ना सरप्राइज्ड हो गया कि इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वो जानना चाहती थी कि आखिर वो बार बार ऐसे खिलौने क्यों लेके आता है। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या बचता होगा, क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, ऐसा भी होता है। पर हाँ एक चीज़ मिलती है, संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख ज़रूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। सो कैसे, वह भी बताओ। वो उससे और अगला प्रश्न पूछती है कि कैसे तुम सिर्फ इतने से पैसों के लिए आ जाते हो और कई बार तुम्हें कुछ बचता भी नहीं है। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं, वो अपने बारे में कहता है। उन्हें आप जाने ही दें, उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। अब रोहिणी और जानने के लिए उत्सुक होती है कि ऐसा क्या है। जब इतना बताया है तो और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा ना होगा, मिठाई तो मैं और भी ले लूँगी। अब देखिए वो अपने बारे में क्या बताता है। वो क्या बताता है अपने बारे में। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। प्रतिष्ठित मतलब कि बहुत अच्छा रईस आदमी। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे थे। मेरा वह सोने का संसार था। सोने का मतलब कि स्वर्णिम, जिसको देख के खुशी होती थी। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था, कि मतलब परिवार पूरा था, घर में स्त्री थी, बच्चे थे, तो उसमें मैं बहुत खुश था। और वैसे घर में कोई कमी भी नहीं थी। नौकर चाकर, गाड़ी घोड़े, मकान और अच्छा जो व्यवसाय था। स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था, कि बच्चे जब खेलते थे तो उनकी वजह से घर में शोर शराबा रहता था, घर में आनंद का माहौल रहता था। समय की गति, विधाता की लीला। वो कहते हैं कि टाइम, ऐसा वक्त, ऐसा समय आया, ऐसी विधाता की लीला हुई कि अब कोई नहीं है। दादी प्राण नहीं निकाले नहीं निकली, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं ना कहीं तो जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, गुल गुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। वो कहता है कि मैं इन बच्चों में अपने बच्चों को देखता हूँ। जब ये खेलते हैं, मुझसे कुछ मांगते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। ज़िंदगी आराम से निकल जाएगी। इस तरह मरना तो सभी को ही है, लेकिन इस तरह मुझे संतोष होगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसे की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं। जो नहीं है, इस तरह उसी को पा जाता हूँ। अब रोहिणी ने मिठाई वाले की ओर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज़ की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। दादी बोली, अरे ना ना, अपने पैसे ले जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला।
तो ये थी आपकी कहानी मिठाई वाला। बहुत ही संवेदनशील कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो अपने बच्चों को औरों के बच्चों में खेलते हुए देखता है। उसके पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन बच्चों को खुश करने के लिए, उनको प्रसन्न रखने के लिए, उनको देखने के लिए वो आता है और मिठाई, कभी मुरली, कभी खिलौने बेचने के लिए आता है। आपको ये कहानी सभी को अच्छी लगी होगी, काफ़ी रोचक है और सभी थोड़े से इमोशनल भी हो गए होंगे, मैं जानती हूँ। तो पढ़िए आप अपनी पुस्तक से इसको, और जो प्रश्नोत्तर आपको दिए जाते हैं वो करिए। धन्यवाद।